गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। और तो मैं बता रहा था कि जो आज का टॉपिक है मूल अधिकार, यानी पॉलिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में एक बार रिव्यू करते हैं अब तक क्या पढ़ाया उसके बारे में। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो एक बार रिव्यू करते हैं क्या है कि मूल अधिकार भाग 3। आइए देखते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक, 12 से 36 तक हैं। और प्रारंभ में भारतीय संविधान में प्रारंभ में ये 7 थे, लेकिन क्या हुआ, जो 7वां मूल अधिकार था ना, तो वो मूल अधिकार जो है क्या हुआ उसका, ठीक है। हाँ, वेलकम बैक। देखता हूं मैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार को समझने से पहले हम आपको बताएं कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार मूल अधिकार से पहले है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार का मतलब ये होता है कि एक ह्यूमन होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमको कौन से अधिकार मिले हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके ह्यूमन होने के नाते उसको कुछ अधिकार मिलते हैं जो उसके मूलभूत अधिकार होते हैं। एज ए ह्यूमन, मनुष्य के होने के नाते किस प्रकार से वो मुख्य धारा में जुड़े, किस प्रकार से अपने आप को सर्वांगीण विकास कर सके, ये जो ह्यूमन राइट्स होता है उसका मानव अधिकार। उसके बाद जो भारत जैसे देश में अगर वो पैदा हुआ है तो यहाँ भारतीय संविधान की बात की जाए और यहीं से शुरू होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। मूल अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल, यानी आधारभूत मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान, अगर भारतीय संविधान की कितनी प्रशंसा की जाए कम है। छोटे छोटे इंसान को, आम जनता को इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिए हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं। तो आइए वंस अगेन इसकी झलक देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में हमने आपको बताया है कि राज्य की बात की। राज्य ये राज्य नहीं है कि आपका मध्य प्रदेश ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया, ठीक है, हरियाणा राजस्थान नहीं। राज्य का मतलब हुआ वो सब संवैधानिक सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं जिन पर एक ही व्यक्ति का संप्रभु है, निजित्व है, वो एक संस्था, एक राज्य है। तो 13 में हमने आपको बताया कि पुनरावलोकन। सर पुनरावलोकन क्या है, तो पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ है आर्टिकल 13 पुनरावलोकन का ये मतलब होता है कि मान लो कोई कानून बना, ठीक है ना, कानून बना 2-4 साल चला, उसके बाद वो कानून अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, यानी समाज उसको मान नहीं पाया, वो परिस्थितियां बदल गई जिसके लिए कानून बना था। तो ये भी भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया कि पुनरावलोकन, यानी पुनरावलोकन दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनरा यानी पुनः अवलोकन, एक बार फिर से देखते हैं और अगर कोई कमी होती है तो उसको सुधार किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये बात हुई पुनरावलोकन। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 14 की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कानून यानी समता या समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार। 15 में कहा गया है कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, जन्म, धर्म, है ना, यानी उसका जो जन्म है, जन्म स्थान है, धर्म है, लिंग है, जाति, ये कोई मैटर नहीं करता है, इसमें कोई विभेद नहीं कर सकता है। फिर 16 में कहा गया लोक नियोजन, यानी किसी सरकारी संस्थान में चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम या किसी भी जाति का हो, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। कोई लोक नियोजन मतलब है सरकारी नौकरी का भी समान अधिकार सबको है, जाति कोई हो, लिंग कोई हो, धर्म कोई हो, जेंडर कोई, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये 15 हो गया। उसके बाद अगर हम 16 की बात करें तो 16 बता दिया। 17 में कहा अनटचबिलिटी, ये छुआछूत वाली बात है। आप निजी जात के हैं, हम आपका हाथ का नहीं छुएंगे, आप हमारे पास नहीं बैठेंगे, ये 17। और ये 18 में है उपाधियों का अंत। एक बार फिर से देखते हैं आर्टिकल 14 समता या समानता का अधिकार, यानी विधि के समान, ठीक है, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समता या समानता का अधिकार। उसके बाद देखते हैं कि जन्म स्थान,
धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। 16वें हम देखते हैं लोक नियोजन, यानी सरकारी संस्थानों में सबको नौकरी का समान अधिकार है। 17 में अनटचेबिलिटी है, किसी प्रकार की छुआछूत की बात नहीं कही जाएगी। और 18 में उपाधियों का अंत। अगर इनकी बात करें, ये थोड़ा बहुत डीप है, ठीक है, अगले वीडियो हमको एडवांस करके बताएंगे इनका मतलब, ठीक है। तो हम वहीं आना चाहते हैं जहां हमने छोड़ा था। फिर 19 में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति स्वतंत्रता ये है कि इसमें 6 है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। एकत्रित होने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने मतलब है विदाउट एनी आर्म्स आप इकट्ठा हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं, फिर आवागमन कर सकते हैं, ठीक है, और निवास स्थान बना सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये 19 के बाद 20, ठीक है ना। तो 20 में देखते हैं क्या है। 20 में हमने आपको बताया था दोष, अगर कोई अपराधी है उसकी दोष सिद्धि की बात की गई थी। तो आर्टिकल 20 हो गया, ठीक है, फिर 21 हो गया, 22 हो गया, इस प्रकार से 23 हो गया। और यहाँ पर क्या है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये 5वां है। और ये आपका 28 से लेकर, आर्टिकल 28 से लेकर 30 तक है ना, 28 से लेकर 30 तक है। संस्कृत शिक्षा का अधिकार जो है 29 और 30 है। एक बार रिव्यू है और उसके बाद हम देखते हैं। तो क्या है संस्कृत शिक्षा का अधिकार, क्या है, देखिए संस्कृत शिक्षा का अधिकार किसका है, अल्पसंख्यकों का, ठीक है। ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अल्पसंख्यक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अल्प मीन से कम, संख्यक मीन से संख्या, जिन जातियों की संख्या कम है। अब क्या है, अल्पसंख्यक में कौन कौन से आते हैं, 93 में 23 अक्टूबर 1993 में धारा 2C के अनुसार अल्पसंख्यक हैं कौन, अल्पसंख्यक कौन है। तो अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटीज कौन है, सबसे पहले ही मुस्लिम। अल्पसंख्यक वैसे तो अगर हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिन जातियों की किसी पार्टिकुलर एरिया में 50% से अगर उनकी आबादी है, कम है तो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। 80-82% हिंदू हैं, तो उसके बाद में जितनी बचती हैं 50 के अंदर, तो वो अल्पसंख्यक हैं। वैसे अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदू कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हिंदू भी हमारे स्पष्ट कर दिए गए। हिंदू एक तो हिंदू हो गए, इसमें आपके सिख भी आते हैं, हिंदू में सिख भी आते हैं, ठीक, हिंदू में सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं और जैन आते हैं। ये हिंदू हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, पर आप जब डीपली इसका अध्ययन करेंगे तो चीजें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यक में कौन कौन से हैं, अल्पसंख्यक में है मुस्लिम, अल्पसंख्यक में है मुस्लिम, बौद्ध, ठीक है, मुस्लिम, बौद्ध, ये अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक कौन कौन है, मुस्लिम, रेड से चमकता नहीं है, अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, ठीक है। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध ये अल्पसंख्यक हैं। और 1994 में, ठीक है ना, ये बातें कही गई 93-94। उसके बाद 2014 में इसमें जैन को भी शामिल कर लिया गया है। 2014 में इसमें जैन को भी, जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो अब इनकी संस्कृति शिक्षा का संबंधित कार्य जो है, इनको किस प्रकार से अपनी संस्कृति बचानी है, किस प्रकार से अपनी शिक्षा की बात कही गई, तो इनकी संस्कृति और शिक्षा का संबंधित कार्य, अल्पसंख्यक हितों का संबंधित, किस प्रकार से इन अल्पसंख्यकों का, यदि मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इनको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए, ये मुख्य धारा में आए, इनके
कहना चाहिए कि हितों का संरक्षण किया जा सके। फिर अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान खोलने सुविधा, यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने की सुविधा है। मुस्लिम, इसीलिए कई बार यहाँ विरोध भी हुआ इंडिया में, ठीक है, इसीलिए मुस्लिम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी धर्म के अनुसार, आपने पढ़ा होगा अंतःकरण स्वतंत्रता है, ठीक है, तो अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, ठीक, किस प्रकार से हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, इसीलिए मकतब हैं, मदरसे हैं, मुस्लिम लोग चलाते हैं। वैसे बौद्ध मठ में, ठीक है, मोंक्स लोग होते हैं, वो बौद्ध धर्म शिक्षाएं अपनी चलाते हैं, ठीक है, मठों का निर्माण करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान खोलने की स्वतंत्रता किस प्रकार से, ठीक है। और ये आर्टिकल 31 जिसकी बात हमने शुरू में की थी, आर्टिकल 31 यही वो 7वां है, ठीक है। यानी आर्टिकल 31 में 300 यानी 300 कैपिटल लेटर में ए, कैपिटल लेटर में ए का मतलब अगर किसी आर्टिकल आगे अगर ये मान लो 300 है और कैपिटल लेटर में ए, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार थे। 7वां अधिकार जो है मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार होता है। तो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, इसे कानूनी या संवैधानिक अधिकार यानी वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको निकाल दिया और उसके आर्टिकल 31 में इसको लाए, तो ये वैधानिक अधिकार हो गया। इसी कहते हैं संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। संवैधानिक उपचार का मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कोई अधिकार नहीं है, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये ऊपर दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होने पर आप सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर इस प्रकार से इस 5 तरीके से रिट दायर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। और इन्हीं अधिकारों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। बी आर अम्बेडकर मतलब कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता, यानी आधुनिक मनु, ठीक है ना, आधुनिक मनु, संविधान की जननी जनक जो भी कहिए, बी आर अम्बेडकर साहब ही हैं, ठीक है ना। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा, जिस प्रकार से शरीर में आत्मा अगर नहीं है तो इनका शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैसे अगर आत्मा है संविधान में, अगर ये जो आर्टिकल 32 नहीं है, 32 आर्टिकल नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, अगर ये नहीं है तो जो जितना भी ऊपर के कानून सब बेकार हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे। ये कोई अधिकार नहीं है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ऊपर दिए गए अधिकारों का जब हनन होता है तो आप सीधे 5 तरीके से रिट दायर करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि श्रीमान जी, हमारे जो आपने मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए थे उनका हनन हुआ है। तो आइए देखते हैं एग्जाम में क्या किस प्रकार से आ जाता है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, हिंदी में देखकर क्या करता है, कहता है इंग्लिश हैबियस कॉर्पस, क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। उसके बाद इसको कहते हैं मेंडामस, सेकंड वाले मेंडामस। प्रतिषेध वाले कहते हैं प्रोविशन यानी प्रतिषेध। तो 1 2 3 1 2 3 प्रतिषेध हो गया। और उसके बाद होता है सर्यूरी। तीसरा क्या है, सर्ज्यूरी, ठीक है। चौथा क्या है, कोवारंटो, कोवारंटो, ठीक। आइए एक एक करके देखते हैं।
तो आज का इतना ही वीडियो रहेगा, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि संवैधानिक उपचार क्या है।